टुडे वी डिस्कस अबाउट टीएलपी फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टीएलपी का कंटेंट के बारे में बताया था कि उससे कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से करने हैं। फिर मैंने आप लोगों को बुक से बताया था कि बुक से कौन कौन से चैप्टर करने हैं। बुक से हमने 9 चैप्टर करने थे। आज हम टीएलपी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें वो 3 फेजेस के जरिए बताएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर पेशेंट एजुकेशन इन हेल्थ केयर। सबसे पहले हमें बताया कि जो पेशेंट की एजुकेशन है वो हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन चुकी थी, जिसमें से सबसे पहले बताया गया था कि जो पेशेंट है वो खुद ही हीलर के तौर पे काम करेगा। यानी कि अपनी अलाइनमेंट, यानी कि अपने जो उसके सोर वगैरह होंगे वो खुद ही उनको हील करेगा, उनको हम गाइड करेंगे किस तरह ट्रीट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में बताया गया था, उसको हमारे बार्लर ने दी थी। बार्लर ने ये कहा था मिड 18 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में, उसमें ये बताया गया था जो ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर है ना, उसकी डेवलपमेंट की जाए। सबसे पहले आइडिया था ये बार्लट का कि जितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी है उनको पहले डेवलप किया जाए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। ये हमारे पास थी फर्स्ट फेज। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड फेज। सेकंड फेज में ये बताया गया था कि जो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है, उसमें हमारे पास जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है उसकी केयर की जाए। सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, मैटरनल की और चाइल्ड हेल्थ केयर करनी है। वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर स्टार्ट हुई थी। सेकंड फेज में सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड फेज। थर्ड फेज में हमारे पास ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हुई है फर्स्ट फेज के अंदर, उसके बाद हमारे पास थर्ड फेज आ गई है। उसमें हमने क्या करना है कि जो डिलीवरी डिलीवरी केयर सिस्टम है उसके अंदर फर्दर चेंजेस लेके आने हैं। डिलीवरी केयर सिस्टम में फर्दर चेंजेस कैसे लेके आने हैं कि हमने उसकी एसेप्टिक मेयर करनी है। इसमें पढ़ लेते हैं। द थर्ड फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर बिगन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इट वाज द टाइम ऑफ significant scientific accomplishment and a professional change in the delivery system of the healthcare। डिलीवरी सिस्टम में चेंजेस कैसे ले गए, एसेप्टिक तकनीक के जरिए कि जो कोड हमने कट करनी है एसेप्टिक तकनीक के जरिए, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्लीन हो, हाइजेनिक हो उस वक्त, और बच्चे की केयर करनी है। हमने पढ़ ली इसकी 3 फेजेस। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में वो बता रहा है, यहाँ से फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रही है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर की डेवलपमेंट करनी है। बार्लर ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड फेज। सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि जो ये 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारे पास नहीं है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की केयर करनी है, वो डेवलप हुई थी हमारे पास यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क के अंदर। मतलब कि जो ऑर्गेनाइज पहले डेवलप हुई थी फर्स्ट फेज में, उसी को आगे इसने फर्दर कहती है कि इसमें चाइल्ड और मैटरनल केयर की हाइजीनिक का ख्याल रखा जाए। और थर्ड फेज में हमारे पास ये था डिलीवरी सिस्टम, मतलब के अंदर चेंजेस करनी है, ये ऐड कर दिया गया, और वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने ये पॉइंट करने हैं, जिसमें उसने बताया है कि जो हेल्थ केयर की कम्पिटेंसी है वो हम किस तरह उसके साथ compete कर सकते हैं। उसके फर्दर उसने पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि हमने इम्ब्रेस करना है कि जो पर्सनल इथिक है सोशल रीजन की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसके बाद उसकी जो सर्विसेज है उन दोनों को हमने क्या, इम्बेरस का मतलब होता है गले लगाना है, जिस तरह हमने एक चीज को बाउंड कर लेना है, जिम्मेदारी सर पे लेनी है। उसके बाद हमने क्या करनी है, उसके एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मल्टीपल डिटर्मिनेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करना है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारे पास जो 4 पॉइंट है, उसमें हमने करना है कि उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंप्रूव करनी है हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम को, किसके साथ, विद द यूनिक हेल्थ नीड्स के साथ, कि हमने जितनी भी नीड्स है उनको पूरा करना है साथ। उसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी है रिलेशनशिप सेंटर केयर की, इंडिविजुअल और फैमिलीज की। इसके बाद हमारे पास जाती है कल्चरल सेंसिटिविटी प्रोवाइड करनी है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद हमने इसको कंफर्म करना है और कंटिन्यूस करना है, लर्न करना है, और उसके बाद हमने हेल्प करनी है दूसरों की। दोबारा ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास इम्प्रेस करना है हमने पर्सनल इथिक को,
वो कौन कौन सी हमारे पास दो हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है और सर्विस को। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने इम्ब्रेस कर ली है दो चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सर्विसेज को सोशल ग्रुप की, उसको उसकी हमने प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड क्लिनिकली जो कॉम्पिटेंट है वो हमने प्रोवाइड करनी है, क्या है कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेट करना है मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स को हेल्थ केयर क्लिनिक के अंदर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं कि हमने जो हमारे पास असेस केयर हेल्थ केयर है उसको हमने इम्प्रूव करना है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर फर्दर चीजेस ला के हम इसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमने रिलेशनशिप सेंटर की प्रैक्टिस करनी है और कल्चरली सेंसिटिविटी प्रोवाइड करनी है। एंड पे हमने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है कि किस तरह या आपने इसको फर्दर चेंजेस लानी है या आपने किस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है या इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, जिस तरह ये सारी हेल्थ के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। मतलब कि टीचिंग और लर्न हमने लोगों को करवाना है। उसके बाद हमारे पास जाती है कंटिन्यू टू लर्न एंड हेल्प अदर लर्नर आ जाता है कि हेल्प लर्निंग में हेल्प करते रहना, दूसरे जो लर्न करें उनकी भी फर्दर हेल्प करनी है। ये यहाँ से सिर्फ ये पॉइंट करने हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है एवोल्यूशन ऑफ द टीचिंग रोल ऑफ द नर्सेज के अंदर। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट पैरे में देखेंगे जो नर्सिंग है वो हमारे पास एक यूनिक है अमंग हेल्थ प्रोफेशन के दरमियान, जो हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रोसेस समझा जाता है। ये एक मेजर कंपोनेंट होता है स्टैंडर्ड केयर के। हम पढ़ लेते हैं कि नर्सिंग इज अ यूनिक अमंग द हेल्थ प्रोफेशनल इन द पेशेंट एजुकेशन हैज लॉन्ग बीन कंसीडर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड केयर गिवन बाय अ नर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, वो हमारे पास क्या थी कि फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग वाज द अल्टीमेट एजुकेटर थी। नॉट ओनली उसने डेवलप की थी फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग, बल्कि उसने ये भी किया था कि उसने डिवोट किया था लार्ज पोर्शन ऑफ द कैरियर टू टीचिंग नर्स। उसने अपना ज्यादातर तवज्जो जो थी वो टीचिंग नर्स के अंदर मतलब डिवोट की थी। उसके बाद उसने फिजिशियन में भी की थी, हेल्थ ऑफिशियल में भी की थी कि किस तरह हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन इन हॉस्पिटल एंड होम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल, कि हमने लोगों को किस तरह हम हॉस्पिटल के अंदर और घरों के अंदर एजुकेट करेंगे कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद हमारे पास जाती है इधर से हमने बस इतने ही याद रखने हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या काम था, उसने क्या किया और उसने कब क्या किया। उसके बाद हमारे पास जाती है 48 then patient education teaching has been recognized an independent nursing फंक्शन, मतलब कि जो टीचिंग का पेशेंट को टीच करने का प्रोसेस नर्सिंग के अंदर आ गया वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि जो नर्स है उसको इंडिपेंडेंटली पेशेंट को एजुकेट कर सके, फैमिलीज को भी, कलीग्स को भी और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी। इधर से बस यही याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इधर से बस यही याद करना है। उसके बाद आ जाता है इन सिमिलर सर्कमस्टांसिस या फैशन में द अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन हैज फॉर ईयर्स इशूड, उसने किए थे स्टेटमेंट ऑन द फंक्शन स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस और विच पेशेंट टीचिंग इज अ की एलिमेंट। इसमें यह है कि जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन थी एएनए, उसने क्या किया था कि इशू किया था स्टेटमेंट जो नर्सिंग की क्वालिफिकेशन के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, कि नर्सिंग प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जो टीचिंग है मतलब इसको की एलिमेंट समझा जाता है। बस इसमें ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, बस आपने इसमें से गो थ्रू होना है। इधर से बस ये याद करना है और उसके बाद जहाँ से भी नहीं कुछ करना। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड अफेक्टिंग द हेल्थ केयर आ जाते हैं। इस पे भी हमने पास पॉइंट के थोड़ा थोड़ा याद करना है, तो हम देख लेते हैं। और हमारे साथ जाता है द फेडरल गवर्नमेंट डिस्कस डेली पब्लिश हेल्थ पीपल अ डॉक्यूमेंट दैट एज फोर्थ नेशनल, जो हमारे पास हेल्थ गोल था जो ऑब्जेक्टिव थे फॉर द नेक्स्ट डिकेड के लिए उसको बनाया गया था कि जो आने वाले साल में हमने ये सारी चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट करनी है, उनको पब्लिश करना है कि हम हमारे ये गोल होंगे, हमारे ये ऑब्जेक्टिव होंगे हेल्थ के रिलेटेड। और उसके अलावा इसके बाद इससे यहाँ से कुछ नहीं करना। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में ये था कि जो इंस्टीट्यूशन था हमारे पास मेडिसिन का,
वो इस्टेब्लिश हुआ था रिकमेंडेशन डिजाइन टू इन्हांस द रोल ऑफ द नर्स इन द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। पहले बस ये होती कि जो चीज़ें थी वो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को बनाया गया था कि हमने ये आने वाले जो फर्दर डिकेड है उन सेंचुरी में हमने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट में देखा कि जो हमारे पास मेडिसिन का जो इंस्टीट्यूट था उसने रिकमेंड किया था कि हमने इन्हांस करनी है जो नर्स का रोल है डिलीवरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। दो पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट में ये है कि जो हमारे पास यूएस कांग्रेस पास हुई थी ना, उसने ये लॉ पास किया था 2010 में कि जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो रिफॉर्म है उसकी हमने लेजिलेशन करनी है कि जो हमने जो नर्स केयर का रिलेशन को बढ़ाना है, जो हमने जो डिलीवरी केयर सिस्टम के अंदर उसकी फर्दर जो हमने टीचिंग करनी थी उसको हमने अप्लाई कर देना है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देना है। उसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट आ जाता है। उसमें हमने ये करना है कि जो ग्रोथ ऑफ द मैनेज केयर है उसको हमने क्या करना है, रिजल्टेड इन शिफ्ट इन रीएम्बर्समेंट फॉर द हेल्थ केयर सर्विस में इसको, मतलब जो सर्विस हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने क्या करना था कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया था। अब जब वो लॉ इम्प्लीमेंट किया गया हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जितने भी यहाँ होम्स के अंदर सब के अंदर किया गया। उसके बाद आपने एक दो पॉइंट और याद कर लेने हैं, बस 5 पॉइंट की याद करनी है। इसमें पॉलिटिशियन का पॉइंट याद कर लेना है जिसमें मेरे पास पॉलिटिशियन और हेल्थ केयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिकॉग्नाइज करनी है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर की है, एजुकेशन की, वो हमने किस तरह अकम्प्लिश करनी है इसके कम्युनिटी लेवल को, ताकि हम रिड्यूस कर सकें जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो कॉस्ट है। ठीक है, बस। और इसमें से कुछ नहीं करना है, एक दो पॉइंट फर्दर आप खुद देख लेना, बस 5 पॉइंट ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पर्पस इज गोल एंड द बेनिफिट। जो पीछे वाले जितने भी पॉइंट है, जिस तरह हमने इकोनॉमिक लेवल है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या फाउंडेशन ऑफ सारा कुछ पढ़ा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो करने वाली है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पर्पस इज गोल एंड द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट एंड द नर्सिंग स्टाफ स्टूडेंट एजुकेशन आ जाती है, जिसमें हम गोल पढ़ेंगे। ये जो वाले जो गोल हैं, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या कि जो इफेक्टिव टीचिंग है नर्स की वो किस तरह कर सकती है, कौन से स्टेप है जिसके जरिए वो अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है या पेशेंट को उसने टीच करना है उसको वो कैसे इफेक्टिव बना सकती है, एक पेशेंट के लिए किस तरह वो इम्पोर्टेंट हो सकती है या बेनिफिट हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास कहना है कि इंक्रीज करनी है हमने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि जो भी चीज़ हम, जिस तरह एक पेशेंट है वो कंज्यूमर है, वो हमारे पास हेल्थ सर्विस ले रहा है, हमने इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है कि आपको जो सर्विस, हमने इसको पूछना है कि आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है आप इसे चीज़ें सेटिस्फाई हैं या नहीं है, हमने इसको इंक्रीज करना है, सेटिस्फेक्शन का मतलब इंक्रीज करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करना है। इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हमने कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना, नहीं ना कि हमने पास देने हैं वक्फे वक्फे से देनी है, बल्कि हमने कंटिन्यूसली दे रही है। उसके बाद हमने कहना है डिक्रीज करनी है पेशेंट की एंजाइटी को, कि उसकी स्ट्रेस वगैरह उसको रिलेटेड, जिस तरह हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट को स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है डिजीज के बारे में या उनको डिसेबिलिटी के बारे में, तो आपने उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। उसके बाद इफेक्टिवली रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलनेस एंड द इंसिडेंस ऑफ द, उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके साथ उसकी अडेयरेंस रहनी है, प्रमोट करना कि आपने इसके साथ अटैच ही रहना है, ना कि आपने इसको छोड़ के भागना है। उसके बाद हमारे पास जाते हैं मैक्सिमाइज द इंडिपेंडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द डेली लिविंग आ जाती है। जो उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटी है उसको हमने इंडिपेंडेंस बनाया, ताकि ना कि उसको डिपेंड किसी पे कर देना, ताकि अपनी जितनी भी उसकी डेली की एक्टिविटी है, जिस तरह एलिमिनेशन पैटर्न आ जाता है, ठीक है, ईटिंग पैटर्न आ जाता है, ये सारा कुछ जो है परसेप्शन पैटर्न, वो सारा उसका इंडिपेंडेंटली बनाना है ताकि वो खुद करे। उसके बाद हमने एनर्जाइज करना है, एम्पावर करना है कंज्यूमर को टू बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ देयर केयर। हमने इसको इतनी एनर्जाइज कर देना है और इतनी इम्पावर बना देना है कि वो खुद ही उस प्लानिंग केयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये है कि हमने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है। दूसरा है कि जो क्वालिटी केयर है उसको हमने इंप्रूव करना है। थर्ड पार्ट आ जाते हैं, हमने जो कंटिन्यूटी केयर है उसको हमने इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यूसली उसके साथ के जो केयर हमने इसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मेरे पास जो पेशेंट की एंजाइटी वगैरह उसको रिड्यूस करना है, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है, ट्रीटमेंट प्लान के साथ एडहेरेंस प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंटली पेशेंट की जो डेली लिविंग वगैरह या एक्टिविटी वगैरह है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद हमारे पास एनर्जाइज करना है, उसके अलावा इंपावर करना है, कंज्यूमर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द प्लानिंग ऑफ द हेल्थ केयर। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास जाती है हेल्थ एजुकेशन,
की प्रोसेस आ जाता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट और पास पेपर में भी है। इज अ सिस्टमैटिक, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है, ये एक सिस्टमैटिक होती है, सीक्वेंशियल होती है, लॉजिकल होती है, साइंटिफिकली बेस्ड प्लान कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। इसमें दो मेजर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होते हैं, टीचिंग और लर्निंग, और दो ही हमारे पास मेजर इंडिपेंडेंट प्लेयर होते हैं। पहले हमारे पास दो ऑपरेशन है इंडिपेंडेंट और दो ही इंडिपेंडेंट प्लेयर है। ठीक है, ये प्लेयर इसने लिखे हुए हैं ऊपर, उसने वो लिखे हुए हैं ये कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कौन से हैं, ये वाली। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि हमारे पास ये सिस्टम वाइज हो, ना कि ये ब्रेक डाउन में हो या फ्रैगमेंट में हो, बल्कि हमने इसको सिस्टमेटिक बनाने की सिस्टम है, हर स्टेप के साथ स्टेप बाय स्टेप हो। उसके बाद हमारे पास जाती है सीक्वेंशियल का मतलब ये सीक्वेंस के साथ हो, लॉजिकल हो कि इसका कि कोई लॉजिक हो इसको प्रोवाइड करने की, ना कि ये इलीगल हो। उसके बाद साइंटिफिकली बेस्ड होनी चाहिए, प्लान कोर्स ऑफ एक्शन के प्लान बनाया जाता है कि इसमें हमने इस तरह प्रोवाइड करनी है। उसमें दो इंडिपेंडेंट हमारे पास ऑपरेशन है, टीचिंग और लर्निंग, और दो ही इंडिपेंडेंट प्लेयर आ जाते हैं, टीचर और लर्नर। बस इसकी इतनी ही डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हमने नर्सिंग प्रोसेस और जो एजुकेशन प्रोसेस है उसके दरमियान हमने डिफरेंस याद करना है। सबसे पहले हमारे पास टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को थोड़ा देख लेंगे। टर्म कहता है कि जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन है वो टर्म आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजली, हम यूज करते हैं। ये हमारे पास डेलिब्रेट इंटरवेंशन, इंटरचेंज का मतलब है आपस में इसको अपोजिटली यूज करते हैं, एक के बाद टीचिंग और कभी इंस्ट्रक्शन। और ये हमारे पास क्या कह रहा है कि डेलिब्रेट इंटरवेंशन होती है जो इन्वॉल्व होती है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, ताकि हम मीट कर सकें इंटेंडेड लर्नर आउटकम्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन अकॉर्डिंग टू द एन एजुकेशन प्लान। कह रहा है कि जो हमारे पास आ जाती है ये पहले चीज तो याद करनी है कि ये एक डेलिब्रेट इंटरवेंशन है। इसमें होती दो चीजें हैं, हमने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है और एक्सपीरियंस को, ताकि जो लर्नर है उसकी हम आउटकम्स को मीट कर सकें। ठीक है, जिसमें उसकी नीड कौन सी या आउटकम कौन सी, वो हमारे पास कॉग्निटिव आ जाती है, इफेक्टिव आ जाती है और साइकोमोटर डोमेन आ जाती है एजुकेशन प्लान के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग प्रोसेस और एजुकेशन प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले असेसमेंट है, इनके पहले नाम स्टेप की याद कर लेते हैं। असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवेल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नर्सिंग प्रोसेस में। सबसे पहले असेसमेंट कैसे करते हैं, अप्रेज करते हैं फिजिकल और साइको सोशल नीड्स को। मतलब हम सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं असेसमेंट में, कौन दो चीज़ें असेस करनी है नर्सिंग प्रोसेस में, हमारे पास फिजिकल आ जाती है, साइको सोशल आ जाती है। और एजुकेशन प्रोसेस में क्या असेस करते हैं, उसकी लर्निंग नीड्स को, क्योंकि हमने उसको एजुकेट करना होता है, देखना होता है कि उस चीज़ को उसको किस चीज़ की नीड है कि हम उसमें चीज़ को उसको लर्न करवा सकें। लर्निंग नीड्स आ जाती हैं, रीडीनेस टू लर्न और लर्निंग स्टाइल, तीन चीज़ें हैं और उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें फिजिकल साइको सोशल है। और इसमें हमारे पास लर्निंग नीड्स आ जाती है और इसके अलावा उसकी आ जाती है रीडीनेस टू लर्न और लर्निंग स्टाइल। उसके बाद प्लानिंग आ जाती है, प्लानिंग में हमारे पास आ जाता है कि हमने प्लान किस चीज़ पे डेवलप करना है, किस चीज़ पे बेस करना है, वो डेवलप करना है हमने प्लान बेस्ड ऑफ द म्यूचुअल गोल, जो कि उस इंडिविजुअल नीड्स की मीट कर सके, उसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है। डेवलप करना है केयर प्लान बेस्ड ऑन द म्यूचुअल गोल सेटिंग टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स। म्यूचुअल मतलब गोल आपस में खुद की अंडरस्टैंडिंग या आपस में ग्रुप मिलके उसको करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास एजुकेशन प्रोसेस है, उसका हमने किस तरह प्लान करना है, डेवलप द टीचिंग प्लान बेस्ड ऑन द म्यूचुअली प्री डिटरमाइन बिहेवियरल आउटकम। इसमें पहले प्री डिटरमाइन होता है कि हमने ये चीज़ इस तरह प्लान करना है, उसमें प्लानिंग के दौरान ही म्यूचुअल गोल्स के जरिए उसको किया जाता है, इसमें प्री डिटरमाइन होता है, इसमें प्री डिटरमाइन नहीं होता। तो फिर उसकी आउटकम्स को देखा जाता है कि इंडिविजुअल की नीड्स है वो क्या है, उसके मुताबिक हम मीटअप कर सकें। उसके बाद हमारे पास रहती है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट उस प्लान को फिर कैसे करना है। नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो कैरिंग आउट द नर्सिंग केयर इंटरवेंशन यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसमें हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर को यूज करते हैं, हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो हमारे पास एजुकेशन प्रोसेस हो जाता है उसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्ट ऑफ द टीचिंग यूजिंग द स्पेसिफिक टीचिंग मेथड। क्योंकि ये एजुकेशन प्रोसेस है तो उसमें टीचिंग और लर्निंग ही यानी ये रीडीनेस टू लर्न है, तो हमने इसी की बेस पे हमने करना है कि जो टीचिंग मेथड की बेस पे करेंगे और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बेस में, जो हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर रहे हैं टीच करने के लिए, जो लर्निंग करने के लिए। उसके बाद हमने अब जितना भी असेसमेंट करनी है, प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन कर ली, उसके बाद एंड पे हम इवेल्युएट ही करते हैं कि वह चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंट की है, जो प्लान किया है, प्लान के बाद इम्प्लीमेंट वो आप ठीक है या नहीं है, उसके आउटकम बेहतर आए हैं या नहीं है, तो ये इवेल्यूशन में होती है। वो हमने डिटरमाइन करनी उसकी फिजिकल और साइकोशल आउटकम्स को देखते हैं।
उसके बाद हमने इसमें उसकी जिस तरह हमने सबसे पहले उसकी असेस की थी फिजिकल और साइकोसोशल नीड, एंड पे वही हमने इसकी फिजिकल साइकोसोशल आउटकम को डिटरमाइन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाँ, जो एजुकेशन प्रोसेस में किस तरह करें उसकी जो हमने उसकी ये सारी चीजें देखी थी प्लानिंग में, हमने यही देखा कि जो प्री डिटरमाइंड इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको हमने आउटकम्स को देखा। इसी तरह हमने उसको असेस कर लेने का जो बिहेवियर के अंदर चेंज आई है या नहीं है, या उसकी आउटकम सही है या नहीं है, इन किसकी बेस पे इन नॉलेज उसकी जो कौन कौन सा बिहेवियर है वो नॉलेज आ जाता है, उसका एटीट्यूड आ जाता है वो, और स्किल्स आ जाती है। दोबारा इन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस आ जाता है और एजुकेशन प्रोसेस, दोनों में डिफरेंस है। असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवैल्यूएशन के ये पॉइंट है 4। असेसमेंट में सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस में ये नहीं करना कि हमने असेस ही करनी होती चीज, हमने कौन सी इसमें जिस तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जाते हैं, हम जो खुद असेस करें हमारे पास आ जाती है, और मैं फिजिकल आ जाती है और साइको सोशल नीड जाती है। और एजुकेशन पर्सन पे 3 चीजें करनी है, वो उसकी लर्निंग नीड जाती है, रीडीनेस टू लर्न, और टीचिंग स्टाइल आ जाता है, जो लर्निंग स्टाइल आ जाता है। और प्लानिंग में ये आ जाता है कि हमारे पास प्लान जो हमने करना है वो म्यूचुअल गोल सेट की बेस किया जाता है, और इसमें प्री डिटरमाइन होता है, म्यूचुअली प्री डिटरमाइन होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बेस पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसको हमने टीचिंग मेथड की बेस पे और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बेस पे। और इवैल्यूएशन मैंने करना है, डिटरमाइन करना है फिजिकल और साइको सोशल उसकी आउटकम्स हो, और इसमें उसके बिहेवियर को हमने डिटरमाइन करना है, वो कौन कौन से उसके बिहेवियर है, उसके नॉलेज या नॉलेज 3 है, एटीट्यूड और स्किल्स आ जाती है। ये हमारे पास था इसका डिफरेंस। और ये भी डेफिनेशन याद करनी है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो टर्म है वो इंटरचेंज भी यूज करती है। इसमें भी हमारे पास 2 हो जाती हैं कि ये डेलिब्रेट इंटरवेंशन होती है, जो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं एक्सपीरियंस को, ताकि हम इंडिविजुअल की जो लर्निंग नीड्स है इंटेंडेड आउटकम्स को मीट कर सकें, जिसमें उसकी आउटकम कौन कौन सी देखनी है, कोग्निटिव देखनी है, अफेक्टिव देखनी है और साइकोमोटर डोमेन देखनी है एजुकेशन प्लान के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसके बाद हमारे पास लर्निंग की डेफिनेशन रहती है। लर्निंग इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड, दैट कैन अकर एट एनी टाइम्स और इन एनी प्लेस, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। इधर तक इसकी डेफिनेशन है। ये भी पास पेपर में है और पास पेपर यूएचएस के पेपर में आती भी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लर्निंग हमारे पास क्या है, इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जिस तरह हम चीज़ें को लर्न करते हैं, तो हम जब लर्न करते हैं हमारे पास बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाती है। उसका बिहेवियर उसने बताया, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा है कि एजुकेशन प्रोसेस में उसके बिहेवियर को जिस तरह असेस करते हैं, उसमें लर्निंग आ जाती है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसका स्किल्स है। वो ऑब्जर्व किस तरह करते हैं या मेयर भी करते हैं उसको, और वो अगर किसी भी टाइम पे हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है। वो होता फिर किस तरह है कि रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है। और लर्निंग इज एन एक्शन बाय विच द, बस ठीक है, इतनी ही डेफिनेशन इसकी याद करनी है। उसके बाद पेशेंट एजुकेशन आ जाती है। पेशेंट एजुकेशन और एजुकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन काफ़ी है। पेशेंट एजुकेशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द पीपल टू लर्न हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर दैट कैन इनकॉर्पोरेट इनटू एवरीडे लाइफ विद द गोल ऑफ द अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड द इंडिपेंडेंसी इन सेल्फ केयर। मतलब कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो अपनी हेल्थ को ठीक है केयर करे, उसकी हेल्थ, अपनी जो उसकी हेल्थ बिहेवियर के अंदर रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं उसकी केयर करे, उसको इनकॉर्पोरेट करे अपनी एवरीडे लाइफ में। ठीक है। और ताकि जो अपने सारे फंक्शन हैं जैसे सेल्फ केयर है उसको इंडिपेंडेंटली अचीव कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमारे पास स्टाफ एजुकेशन आ जाती है। स्टाफ एजुकेशन में ये कॉन्ट्रास्ट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैट बिहेव, चेंज करना हमने बिहेवियर नर्सिस का, वो कैसे करना है, प्रोड्यूसिंग द चेंज इन देयर नॉलेज एटीट्यूड। जिस तरह हमने पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करते हैं कि हमने उसको एजुकेट करके, इसी तरह हमने स्टाफ जो एजुकेशन है उनका बिहेवियर जिसमें उसके नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को हमने चेंज किया, जो कि हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए देयर कॉम्पिटेंसी फॉर द डिलीवरी ऑफ द हाई क्वालिटी केयर टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है पेशेंट, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके पेशेंट की केयर। उसके बाद हमारे पास जाते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास पेपर में भी है। एक्रोनिम है हमारे पास अश्योर। अश्योर मॉडल क्या है, ये यूजफुल पैराडिग्म है। ये 2024 के यूएचएस के पेपर में भी आया हुआ है अश्योर। अश्योर हमारे पास एक्रोनिम है, वो किस लिए यूज होते हैं, डिवेल्प टू असिस्ट
द नर्सिंग टू ऑर्गेनाइजेशन डेट कैरी आउट द एजुकेशन प्रोसेस, मतलब इसके जरिए हम एजुकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है, इसका मतलब होता है एनालाइज करना हमने लर्नर को, कि लर्नर को हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो है उसको स्टेट करें, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे पास गोल हैं या लर्नर के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है या स्टेट करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद हमने अब इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए या गेन करने के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है, जो मटेरियल है, हमने इनको सिलेक्ट करना है कि हम कौन से इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग मेथड या लर्निंग मेथड या इंस्ट्रक्शनल मेथड हम उनको सिलेक्ट करें, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो लर्नर के मीटअप हो सके। उसके बाद हमने करना है इंस्ट्रक्शनल मेथड को यूज़ करना है, और सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यूज़ करना है जो सिलेक्ट किए हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड मटीरियल को। उसके बाद यूज करने के बाद हमने देख लेना है कि जो हमारे पास रिकॉग्नाइज करना है लर्नर की परफॉर्मेंस को, मतलब हमने उनकी लर्नर को जब एनालाइज किया था कि उसकी जो परफॉर्मेंस को ही एनालाइज करना था, वो उसके ऑब्जेक्टिव को देखे, उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने उनको यूज कर लिया जो इंस्ट्रक्शन मेथड है। हमने अब इसको रिकॉग्नाइज करना है लर्नर की परफॉर्मेंस को। एंड पे हमने इवेलुएट करना है कि अब जो लर्नर की परफॉर्मेंस है आया वो इम्प्रूव हुई है या डिक्रीज हुई है, वो हमने एंड पे इवेलुएट कर लेनी है कि जो हमने जो इंस्ट्रक्शनल मेथड थे, जो मटेरियल थे हमने सेलेक्ट किए थे, यूज किए थे, वो इसके लिए बेनिफिट रहे या नहीं रहे। इवेलुएट द टीचिंग प्लान एंड रिवाइज एज अ नेसेसरी, अगर जरूरी है, नेसेसरी है इवेलुएट करने का, तो हमने दोबारा उसको इवेलुएट कर लेना है या रिवाइज कर लेना है, वही दोबारा रिपीट स्टेप ये कर लेना है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को भी, ताकि आपको फर्दर जो वीडियो है वो आपको आती रहे, वो आप लर्न कर सकें।